वो कम है। जैसे कि न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। तो महिलाओं की भी साक्षरता इन्हीं जिलों में कम है, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले हैं अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। न्यूनतम परसेंट कितना है सर इनका? परसेंटेज में से पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम लिखवा नहीं रहे हैं। केवल शहरों के 3 शहरों के नाम बताने पड़ते हैं। चलिए, इस प्रकार से अपन ने जनसंख्या को कवर कर लिया। अब जनसंख्या के बाद आता है मध्य प्रदेश के जो प्रमुख खनिज हैं उनके बारे में देखेंगे। एक मिनट, 96 मध्य प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य, इसके बारे में समझेंगे क्या कहलाता है। ये अपने सिलेबस में आता है, एक क्वेश्चन इसका। सतत विकास लक्ष्य क्या कहलाता है? सतत मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हिंदी में बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। ये क्या कहलाता है? ये लक्ष्य 2015 में यूनाइटेड नेशन द्वारा अपनाए गए थे। ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन एक संस्था है, उनके द्वारा SDG लागू किया गया था 2015 में, जिन्होंने 2030 में एजेंडा के अंतर निर्धारित, मतलब 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। मतलब सतत विकास लक्ष्य 2030 तक पूर्ण करने हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हो। ये सतत विकास लक्ष्य का जो निर्धारण होता है वो नीति आयोग करता है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में अपने कॉमर्स के अंतर्गत आता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में 1 जनवरी 2000 पहले योजना आयोग चलता था। जो पंचवर्षीय योजनाएं रहती हैं ना, पंचवर्षीय योजनाएं अब खत्म हो चुकी हैं, तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना होती है। तो इनको जो जारी करता है SDG को, कौन जारी करता है? नीति आयोग। सबसे पहले 2008-18 में सतत विकास लक्ष्य जारी किए गए थे। ठीक है, ये हमारे पास जो SDG के हैं वो 2023-24 के हैं, और अपन को चाहिए 2024-25 के SDG। चलिए देखें,
2023-24 ही रहेगा, 24-25 में कोई SDG नहीं आया है। तो हमने बताया कि नीति आयोग के द्वारा SDG निर्धारण किए, मतलब सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। और SDG का टारगेट कब तक पूर्ण करना, 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक टारगेट बनाया गया है। ठीक है, 2023-24 का ही अपना अभी चल रहा है SDG, मतलब 24-25 में अभी तक इशू नहीं हुए हैं SDG, और न 25-26 के। तो देखो, इन जो SDG हैं वो टोटल 17 हैं। PSC में प्रश्न आया हुआ था एक, SDG टोटल कितने हैं, जो लक्ष्य बताए गए हैं 1 से लेके 17 तक है। अच्छे समझते जाना। पहला लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य, पहला लक्ष्य क्या है इंडिया का नहीं, MP का। ठीक, MP के संदर्भ में लेना अपन को, इंडिया का ही वही है और MP का ही वही है। जैसे लक्ष्य फर्स्ट, मतलब जो अपना ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या है, पहला है, इसमें पहले कॉलम बना लें हम। पहले कॉलम कैसे बनाएं, टोटल 5 कॉलम बनाना है। ठीक है, 5 कॉलम में पहला कॉलम रहेगा ऑब्जेक्ट का, उद्देश्य का या लक्ष्य का। दूसरा कॉलम रहेगा पर्टिकुलर, मतलब विवरण। तीसरा कॉलम रहेगा देश में स्थान, मतलब क्या रैंक है MP की, MP रैंक। ठीक है, फिर चौथा रहेगा SDG स्कोर, स्कोर कितना हुआ है। फिर रहेगा श्रेणियाँ, श्रेणी मतलब SDG की रैंकिंग क्या है, श्रेणियाँ। अब समझें, पहला लक्ष्य जो है SDG का वो है गरीबी। गरीबी में मध्य प्रदेश को का 19वां नंबर है, 1919। और जो SDG का स्कोर है, मतलब सतत विकास का लक्ष्य जो था, स्कोर MP ने 67 किया। क्या किया है, 67। ठीक है, अब देखना, यदि लक्ष्य 50 से कम हो, अच्छे समझना, यदि लक्ष्य 50 से कम है तो एस्पिरेंट रहता है। क्या रहता है, एस्पिरेंट, एस्पिरेंट। ध्यान रखना, यदि लक्ष्य कितना हो, 50 से कम हो। यदि 50 से अधिक है और 65 से कम है तो परफॉर्मर रहेगा। लिखते चलो बाजू में, ये रफली लिखना। 50 से कम में एस्पिरेंट, ASPIRENT, एस्पिरेंट। ठीक है, 50 से कम में। फिर 50 से 65 तक के बीच में लिखो परफॉर्मर, परफॉर्मर, PERFORMER। और 65 से 100 के बीच में यदि हो तो फ्रंट रनर, फ्रंट रनर, FRONTRUNNER, फ्रंट रनर। और 100 या 100 से अधिक हो तो अचीवर होगा, अचीवर, ACHIEVER। लिख लिया, अब समझें। जैसे गरीबी में मध्य प्रदेश का स्थान 19वां था, मतलब भारत में सब राज्यों में 19वें नंबर पर था 2023-24 में। और SDG का स्कोर 67 था। तो बताओ क्या होगा, एस्पिरेंट होगा कि परफॉर्मर होगा कि फ्रंट रनर होगा कि अचीवर होगा, परफॉर्मर, फ्रंट रनर होगा। 65 से अधिक है ना, 60। 65 से, हाँ। ठीक है, तो श्रेणी में लिख लेना फ्रंट रनर। ठीक है, अब
गरीबी में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है, गरीबी में मध्य प्रदेश का कितना स्कोर था, या फिर गरीबी में कौन सी श्रेणी थी, फ्रंट रनर था, एक्सपेरिमेंट था, परफॉर्मर था, ये था वो था। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। अब आता है लक्ष्य सेकेंड। दूसरा लक्ष्य था भुखमरी। भुखमरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भूख, भूख मतलब क्या बोलेंगे, स्टार्विंग, स्टार्विंग, हंग्री, स्टार्विंग, ठीक है। हाँ, भुखमरी में देश में स्थान 21वां है मध्य प्रदेश का। गरीबी में 19 है और भुखमरी में 21 है। और एसडीजी स्कोर है वो 48 है, 48। तो बताओ वो क्या होगा, 48 में क्या होगा, एस्पिरेंट की परफॉर्मेंस, एस्पिरेंट। ठीक है, तो लिख लेना श्रेणी में एस्पिरेंट। अब लर्न करते चलें। पहला लक्ष्य क्या था, गरीबी। दूसरा लक्ष्य क्या था, भुखमरी। तो लक्ष्य गरीबी में कौन सा नंबर था, 19वां। ठीक है, भुखमरी में 21वां। ठीक है, स्कोर ना भी लर्न हो तो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो उससे क्या एस्पिरेंट वगैरह निकल आता है, तो 48 में एस्पिरेंट रहेगा। अब आगे चलो, लक्ष्य थर्ड, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में मध्य प्रदेश का स्थान 27 था, 27, और स्कोर था 56। तो क्या होगा 56 में, परफॉर्मर। ठीक है, फिर फोर्थ लक्ष्य था शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन में मध्य प्रदेश का स्थान 23वां था। ठीक है, 23वां था। अब केवल हमारे हिसाब से देश में स्थान बस लिख लें और उद्देश्य कौन सा वो बस लिख लें, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन यही आते हैं। एसडीजी स्कोर और एसडीजी की जो श्रेणियां हैं वो जनरली आप पीपीएससी मेंस के लिए हिसाब से है। मेंस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो पीएससी रहती है। अपन से ऐसा पूछा जाएगा कि लक्ष्य 14 में क्या आता है, लक्ष्य 9 में क्या आता है, लक्ष्य 4 में क्या आता है, लक्ष्य 5 में क्या आता है, ऐसा रहता है। ठीक है, तो केवल नंबर लिख लें, क्या है देश में स्थान और उद्देश्य। ठीक है, एक समझाने के हिसाब से हमने लिखवाया था। अब आगे चलें, लक्ष्य 5, लैंगिक समानता, मतलब इक्वलिटी, इक्विटी, 18वें नंबर पर है मध्य प्रदेश। छठवां उद्देश्य है जल एवं स्वच्छता, वाटर एंड स्वच्छता, स्वच्छ मतलब प्योरिटी, 16वें नंबर पर। 7 में ऊर्जा है, ऊर्जा में 18वीं एनर्जी, 18वें नंबर पर है। ठीक है, फिर 8वीं लक्ष्य है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर 9वां लक्ष्य है उद्योग और नवाचार, इंडस्ट्रीज एंड इनोवेशंस। ये पूछा गया था लक्ष्य 9 के अंतर्गत क्या आता है, उद्योग और नवाचार आते हैं, 25वें नंबर पर। सर आर्थिक विकास का नहीं बताया,
एमपी रैंक? 21वां है, 21। ठीक है। लक्ष्य 9 में उद्योग और नवाचार, इंडस्ट्री इनोवेशंस। लक्ष्य 10 है असमानताओं में कमी। असमानताओं में कमी, असमानताओं में क्या मतलब? असमानता मतलब होता है इनइक्वलिटी, डिक्रीज ऑफ इनइक्वलिटी, 26। लक्ष्य 11 सामुदायिक विकास, सोसाइटीज डेवलपमेंट। असमानताओं की कमी में 26वां नंबर है एमपी में। ठीक है। 26 टिकाऊ, ये सामुदायिक विकास में 6वें नंबर पर है। कौन सा नंबर? 6वें नंबर पर है। लक्ष्य 12वां है उपभोग और उत्पादन, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 5वें नंबर पर है। पांचवें नंबर पर है। लक्ष्य 13 जलवायु परिवर्तन। जलवायु मतलब होता क्लाइमेट, चेंज ऑफ क्लाइमेट, 15वें नंबर पर है। 13वें नंबर पर जलवायु परिवर्तन ना? हाँ, 15वें नंबर पर। लक्ष्य 14 जल में जीवन या जल ही जीवन, मतलब लाइफ इन वाटर। ब्रैकेट में लिख लो नॉट एप्लीकेबल। ये एमपी में लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि चारों तरफ एमपी जो है, मतलब ये सी साइड वाले स्टेट्स में लागू होता है। ठीक है, एमपी में सी साइड है नहीं है, समुद्री एरिया नहीं है, तो इसलिए नॉट एप्लीकेबल, ये अपने एमपी में लागू नहीं होता है। फिर लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड, 6 नंबर पर है, 6वें नंबर पर है। और सामुदायिक विकास भी 6वें नंबर पर था, और ये भी। हाँ, और सर इसका नहीं बताया जल जीवन का नंबर? हमने क्या बताया? वो एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा ना एमपी में। उसके बाद क्या बोली थी? जल जीवन के बाद भूमि पर जीवन 6वें नंबर पर है। फिर 16 नंबर पर है शांति और न्याय। शांति और न्याय मतलब होता है पीस एंड जस्टिस, में 16वें नंबर पर है। और लक्ष्य 17 है भागीदारी, पार्टनरशिप। ये भी नॉट एप्लीकेबल है एमपी के लिए। ठीक है, अब समझें। सबसे पहले तो अचीवर एमपी किसी भी फील्ड में नहीं कर पाया। अचीवर मतलब 100 से ज़्यादा एसडीजी स्कोर किसी का भी नहीं हुआ। तो एमपी अचीवर तो किसी में नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। उसके आता फ्रंट रनर। फ्रंट रनर का स्कोर कितना होता है? फ्रंट रनर का स्कोर कितना होता है? 65 से 100। ठीक है, इसके बीच में रहता है। तो फ्रंट रनर देखो,
जिस में रैंक अच्छा है एमपी का, बताओ किस किस में अच्छा है, देखिए आप कंपेयर करें। उद्योग व नवाचार, समानता में कमी, हाँ उद्योग में, स्वास्थ्य, भुखमरी। एक मिनट, उद्योग में कहाँ 25वें नंबर पर है, कहाँ अच्छा है ये? नहीं नहीं, हाँ, ये सब तो नंबर है। नंबर देखना है आपको, हाँ, नंबर देख के बताओ सबसे अच्छा नंबर किसका है। जैसे देखो भूमि पर जीवन, ठीक है, भूमि पर जीवन 15वें, इसमें फ्रंट रनर है, इसमें के सामने लिख लो फ्रंट रनर है, ठीक है। और किस में होगा फ्रंट रनर बताओ? भूमि पर जीवन 6 बताए थे ना सर आप? 6वें नंबर पर है एमपी, 6वें नंबर मतलब फिर भी एक अच्छी स्थिति है। अच्छी स्थिति में सामुदायिक विकास और उद्योग एवं उत्पादन। हाँ सामुदायिक विकास में 6वें नंबर पर है, तो ये भी फ्रंट रनर है। उपभोग और उत्पादन में ही फ्रंट रनर है। ये पूछा जाता है फ्रंट रनर किस क्षेत्र में है, तो इसलिए हम बता रहे हैं फ्रंट रनर। ये तो अपन को समझ में 6 नंबर मतलब 11वें में है, 12वें में है और 15वें में है, ठीक है। इसके अलावा 6वां जो लक्ष्य है जल एवं स्वच्छता, इसमें ही फ्रंट रनर है, लिख लो फ्रंट रनर। 7वें लक्ष्य में ही फ्रंट रनर है, मतलब इतना 18वें नंबर आने के बाद भी फ्रंट रनर है। ठीक है। शांति और न्याय 16वें नंबर पर है, उसमें ही फ्रंट रनर है। ठीक है। अब प्रश्न कैसे बनते हैं, पूछेगा लक्ष्य 10 में क्या आता है, या पूछेगा एसडीजी के अंतर्गत कितने लक्ष्यों, टोटल कितने लक्ष्य हैं मध्य प्रदेश में? 17 लक्ष्य हैं। ऐसे कौन से लक्ष्य हैं जो मध्य प्रदेश में लागू नहीं होते, तो वो कौन कौन से हैं बताइए। जल में जीवन और भागीदारी। जल में जीवन और भागीदारी। ठीक है। लक्ष्य 14वां कौन सा है? जल में जीवन। ठीक है। लक्ष्य 9 कौन सा है? ठीक है, ये पूछा जाएगा। फ्रंट रनर पूछा जाएगा, जल में जीवन का क्या कौन सा है, तो नॉट एप्लीकेबल है, तो इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आता ही है, जनरली लक्ष्य को लेके ही आता है कि लक्ष्य 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या है, इसको बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। सर एक बार ये श्रेणी और बता दीजिए। श्रेणी श्रेणी और बता दीजिए, कितने कितने स्कोर में कौन सी? केवल आप फ्रंट रनर को बस ध्यान में रखो, बाकी ये और नहीं पूछी जाती। पूछा जाएगा एमपी फ्रंट रनर किस किस में तो इसका स्कोर किससे कितना बीट होना? अच्छा, 50 से कम यदि है तो एस्पेरेंट है। इसका स्कोर बता दो किससे। अच्छा, स्कोर बता दें, हमने बताए नहीं थे क्योंकि वो नहीं पूछा जाता। चलो ठीक है, बता दें, लिख लो तो आप। नहीं भाई। हाँ नहीं सर, हाँ, मेरी बात नहीं समझ रहे आप। जैसे एमपी रैंक जो अपन ने लिखा है, हाँ तो उसके आधार पर हम फ्रंट रनर हाँ, ये तय कर रहे हैं, तो ये किससे कितने के बीच होना चाहिए तब फ्रंट रनर होगा? ये हमने बताया था ना, स्कोर का अलग, 0 से 49 के बीच में स्कोर बताया था। स्कोर हमने नहीं लिखवाया, फिर शुरू के 1-2 बस लिखवाए हैं, वो नहीं पूछे जाते जनरली स्कोर। ठीक है, केवल ये पूछा जाए फ्रंट रनर किस में है। क्या अपन स्कोर को याद करना नहीं, क्योंकि वो ऊपर कहीं 87 है, 49 है, ये सब नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाता है कि गरीबी में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, भुखमरी में कौन सा स्थान है, लक्ष्य 8वां क्या है, फ्रंट रनर किस पर है,
बस इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब जो पिछले पीएससी के आए हुए हैं उसके अनुसार हम बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फ्रंट रनर का निर्धारण कैसे करते हैं आप? हमने स्कोर लिखवाया था, जैसे यदि 65 से 100 के स्कोर यदि 65 से 100 के बीच में है, जैसे अपन ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड देते हैं ना, इतने नंबर्स में इतने आ जाए तो उनको ए ग्रेड में लेगा, ठीक है, बी ग्रेड। तो इनका स्कोर है, जैसे गरीबी का स्कोर है 67, तो 67 देखो आप किस में आ रहा, फ्रंट रनर में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम यदि एज ई स्कोर वो लर्न करना पड़ेगा, तो वो आता नहीं है, तो इसलिए हमने उसको लिखवाया नहीं। चलिए ठीक है, अब आते हैं अपन इनकम टैक्स में। आज कंप्लीट करना है अपन को इनकम टैक्स। चलिए आज अपन पढ़ते हैं टीडीएस के बारे में। टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ऊपर वाली, स्रोत पर कर की कटौती, टीडीएस। अब टीडीएस का मतलब क्या होगा, बीना मैडम प्रकाश डालिए। टीडीएस बीना मैडम, सर मुझे ज्यादा नहीं पता सर, टैक्स। अच्छा, ज्योति मैडम बताओ, स्रोत पर कर की कटौती का मतलब क्या होता है? उद्गम स्थान का मतलब होता है, देखो, जहां पर इनकम अर्न होती है, जहां से अपन को इनकम मिलती है, वहीं पर हम उसका टैक्स चुका देते हैं, तो उसको बोलते टीडीएस, है ना। मान लो सैलरी मिली, सैलरी के तुरंत हमने जितना भी टैक्स बना हाथों हाथ पे कर दिया, ठीक है, तो इसको बोलते टीडीएस। मतलब उद्गम स्थान पर कर की कटौती, जहां से इनकम उदय होती है, मतलब प्राप्त होती है, वहीं पर हम उसको टैक्स को दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं टीडीएस। ठीक है, जैसे कि टीडीएस की धारा के लिए जनरली 192 से लेके 196 तक यूज होती है। अब अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है, टीडीएस का मतलब तो समझ में आएगा। अब इसके लिए लिखें, टीडीएस के लिए सेक्शन 192 से 196 लागू होती है। ठीक है, अब लिखें फर्स्ट पॉइंट डाल के, देखो टीडीएस किस किस पर काटा जाता है, टैक्स किस किस पर दिया जाता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स सबसे पहले दिया जाता है सैलरी पर, तो लिखें वेतन, वेतन पर टीडीएस, टीडीएस ऑन सैलरी, ब्रैकेट में लिख लें सेक्शन 192। इसमें जो स्लैब रेट रहता है, मतलब टैक्स का, जैसे पहले 4 लाख, अभी वर्तमान, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, तो उसके सामने लिख लें निर्धारित दरों पर। निर्धारित दरों मतलब जो भी प्रेस्क्राइब रेट रहेंगे उसके आधार पर सैलरी की डिडक्शन दी जाती है, मतलब सैलरी पर टीडीएस काटा जाता है। निर्धारित दर हैं तो उसमें जो रेट रहते हैं उसके आधार पर। अब आगे आता है दूसरा सेक्शन, सेक्शन 190, 193 जो है 193
प्रतिभूतियों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सेक्शन 193 193 प्रतिभूतियों पर ब्याज। यदि मान लो हमें कोई ब्याज मिला है, किस पर? सिक्योरिटीज पर। सिक्योरिटीज मतलब मान लो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर हमें ब्याज प्राप्त हुआ है, तो ये तो प्रतिभूतियों पर ब्याज हो गया। तो यदि ये ब्याज मिलता है तो हमें टीडीएस काटना पड़ेगा। तो टीडीएस कितना काटा जाता प्रतिभूतियों पर ब्याज पर? 10% होता है, लिख लीजिए। टीडीएस की दर रहती है प्रतिभूतियों पर ब्याज 10%। सर 192 किस पर बताया था आपने? 192 हमने बताया था सैलरी पर, वेतन से। इसमें ना निर्धारित दरों पर काटते हैं। हाँ, निर्धारित दर, वो दर बहुत सारी है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। सैलरी की दर, ठीक है। 193 में आता प्रतिभूतियों पर ब्याज, इस पर 10% काटा जाता है। फिर लिखें लाभांश। लाभांश मतलब डिविडेंड। जब अपन लोग इनकम टैक्स पढ़ते तो भारतीय कंपनी का लाभांश कर मुक्त होता था, लेकिन अब कर योग्य हो गया है। 194 लिखें लाभांश, लाभांश के लिए यूज होता है। इस पर भी जो दर रहता है वो 10% रहता है। ये कौन सा सेक्शन लगता है लाभांश पर? 194 194। ठीक है। फिर उसके बाद कितने परसेंट ब्याज काटते? 10% इस पर टीडीएस लगाया जाता है। जैसे उसमें है वैसे इसमें भी। ब्याज पर ही बात ध्यान रखना, 10%, लाभांश पर भी 10% है। अब आगे चलते हैं। 194C ठेकेदारों को भुगतान, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदारों को यदि कोई हमें पेमेंट करना हो तो उस पर टीडीएस की दर 1% होती है। 1% या 2%? 1 या 2%? अब 1 या 2? 194C 1% जनरली व्यक्ति और एचयूएफ यदि हो, और इसके अलावा यदि कोई ठेकेदार कोई और व्यक्ति है, मतलब एक एचयूएफ नहीं है, हिंदू अनडिविडेंड फैमिली नहीं हो, तो 2% आता है। फिर आता 194D। थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करिए ना, 1% और 2%। 1% किसके लिए? 1% उनके लिए दिया जाता है जो ठेकेदार हों, और वो ठेकेदार जो वो इंडिविजुअल हो, मतलब कोई व्यक्ति, जैसे राम नाम का व्यक्ति ठेकेदार है, उस पर हमने पेमेंट किया ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसको 1% टीडीएस देंगे। एचयूएफ है, एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब एक ज्वाइंट फैमिली का ठेकेदार है वो, तो उसको भी 1% देंगे। इसके अलावा मान लो कोई फर्म है, कोई कंपनी है, ठेकेदार, जैसे कि ये बड़ी बड़ी जो रोड्स बनाई जाती है ना, उसमें कोई व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, कोई बड़ी कंपनी को दिया जाता है। जैसे हम ये निकालते हैं, क्या बोलते हैं, खदान से कोयला वगैरह निकालते हैं, जैसे कि जो सिगरौली का कोयला निकाला जाता है वो वेस्टर्न कोल लिमिटेड कंपनी निकालती, तो उसका ठेकेदार कौन है? वेस्टर्न कंपनी लिमिटेड, वो कंपनी है। यदि कोई कंपनी होगी तो उस पर 2% टीडीएस काट के देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे 194D जो है बीमा के लिए रहते, बीमा कमीशन। 194D जो रहता वो बीमा कमीशन के लिए रहता है।
ठीक है, इस पर 2% रहता है रेट TDS का। ठीक है, अब इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना, ये सेक्शन तो जनरली सैलरी का ध्यान में रखना, आपको इंटरेस्ट का ध्यान में रखना है और डिविडेंड का ध्यान रखना। ठीक है, इनसे रिलेटेड सेक्शन पूछ सकते हैं। और TDS के लिए 192 से 196 तक सेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, अब केवल आपको रेट बस लिखने हैं, सेक्शन सब आगे की उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि मान लो अपन ने कमीशन दिया है, कमीशन या ब्रोकरेज दलाली दी है, तो उस पर 2% TDS कटता है। लिख लीजिए, कमीशन या ब्रोकरेज, कमीशन या दलाली के लिए 2% TDS होता है। ठीक है, लॉटरी ये बहुत महत्वपूर्ण है। लॉटरी की यदि जीत हो गई तो उस पर 30% TDS दिया जाता है। लॉटरी या कोई भी आकस्मिक आय, जैसे KVC में मान लो अपन ने 1 करोड़ रुपए जीत लिए, तो 1 करोड़ रुपए जीते हैं तो 30%, ये कैजुअल इनकम है जो अचानक वाली आय रहती है, तो उस पर कैजुअल इनकम पर 30% TDS काटा जाता है। तो कितना मिलेगा अपन को? केवल 70 लाख रुपए बस मिलेगा। 30% जो रहेगा वो TDS कट जाएगा। तो ध्यान रखना, लॉटरी पर और हॉर्स रेस मतलब घुड़दौड़ से आए पर 30% रहता है। तो जनरली अपना प्रश्न यही रहता है, लॉटरी पर TDS कितना काटा जाता है। ठीक है, या फिर TDS के लिए कौन सी सेक्शन लगाई जाती है, तो 192 से लेके 196 तक एप्लीकेबल रहती है। या फिर पूछा जाएगा दलाली या ब्रोकरेज के लिए कितना TDS रहता है, तो 2% रहता है। ठीक है, जनरली TDS 2% ही रहेगा, 2% या 1%। लॉटरी का 30% रहता, ब्याज जो भी रहेंगे उनका 10% रहेगा, बाकी जनरली 2% या 1% रहता है। तो वो आप लोग रेट लर्न कर लेना। ठीक है, हॉर्स रेस या कोई भी कैजुअल मतलब आकस्मिक आय रहती है, तो उस पर TDS की दर 30% रहता है। समझ में आया ये TDS? मतलब जहाँ पर टैक्स मतलब इनकम जनरेट होती है वहीं पर टैक्स तुरंत काट लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं TDS। अब TDS के लिए कुछ फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमें सैलरी से इनकम हुई, तो सैलरी के लिए कौन सा फॉर्म भरेंगे? ठीक है, तो लिखिए फॉर्म 16 ये TDS हेडिंग डाल लेना, TDS फॉर्म 16 जो है वो सैलरी के लिए होता है। ठीक है, मतलब यदि मान लो TDS काट रहा है सैलरी से, तो हमें फॉर्म 16 भरना पड़ेगा। फॉर्म 16A 16A नॉन सैलरी मतलब सैलरी के अलावा गैर वेतन वाले जितने भी रहेंगे वो फॉर्म 16A भरते हैं। फिर लिखो फॉर्म 16B प्रॉपर्टी मतलब हाउस प्रॉपर्टी वगैरह यदि हो, प्रॉपर्टी के लिए 16B फॉर्म भरा जाता है TDS के लिए। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, 16 पूछा जाता, फॉर्म 16 किसके लिए, फॉर्म 16A किसके लिए रहता, 16B प्रॉपर्टी के लिए। फिर लिखो फॉर्म 16C जो रहता वो रेंट के लिए रहता, किराए के लिए रहता। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना TDS वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया।
अब आगे चलते हैं अपन एडवांस टैक्स पर। लिखिए, एडवांस टैक्स मतलब अग्रिम कर। अग्रिम कर, अग्रिम एडवांस टैक्स किसे कहेंगे? मतलब यदि हम टैक्स का भुगतान अग्रिम कर देते हैं, पहले से ही कर देते हैं, ठीक है, जैसे एडवांस फीस पे कर दी, ऐसे ही टैक्स भी क्या रहता, पहले से ही, मतलब अभी टैक्स की लायबिलिटी नहीं आई लेकिन पहले से यदि हम पे कर देते हैं तो उसको बोलते हैं अग्रिम कर। अग्रिम कर का दूसरा नाम, ये बहुत पूछा जाता है, इसका दूसरा नाम रहता है जैसे कमाओ वैसे चुकाओ। जैसे कमाओ, अग्रिम कर बराबर लिख लेना, एडवांस टैक्स बराबर जैसे कमाओ वैसे चुकाओ। मतलब टैक्स पे एज यू अर्न स्कीम, टैक्स एंड पे, टैक्स एंड पे एज यू अर्न, मतलब जैसे ही तुम अर्न करते हो वैसे ही इसको कमाओ। तो प्रश्न पूछा जाता है जैसे कमाओ जैसे कमाओ वैसे चुकाओ का संबंध किससे है? पहला लिखा रहेगा टीडीएस पे, दूसरा लिखा रहेगा एडवांस टैक्स से, तीसरे लिखे रहेगा अलाउंस से। तो किससे संबंध है इसका? कर का अग्रिम भुगतान से, ठीक है। अब इसमें सेक्शंस बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अग्रिम कर चुकाने के लिए कौन सी सेक्शन लगती है, ठीक है। तो अग्रिम कर चुकाने के लिए धारा 208 208 सेक्शन लागू होती है। अग्रिम कर के लिए धारा 208 अंडर सेक्शन 208 एवं अग्रिम कर की गणना के लिए, कैलकुलेशन के लिए 209 लगता है। 209 महत्वपूर्ण नहीं है, 208 इंपॉर्टेंट है। 208 का संबंध एडवांस टैक्स से, यदि हम एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो वो मेंशन किया जाएगा 209 में, ठीक है। अग्रिम कर कब दिया जाता है? जब टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से अधिक हो। नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखें, अग्रिम कर का भुगतान 10,000, यदि कर दायित्व 10,000 रुपये से अधिक हो तभी अग्रिम कर भुगतान किया जाता है। यदि कर का दायित्व 10,000 रुपये से अधिक है तभी अग्रिम कर दिया जाता है। When tax liability is more than 10,000, then it is applicable of advance tax. अब इसकी डेट्स आती हैं एग्जाम्स में कि ड्यू डेट 4 होती है एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स की ड्यू डेट कितनी होती? 4। सबसे पहली डेट है 15 जून। लिखिए 15 जून। 15 जून को डैश करके एरो बना के लिखें 15%। अभी इसको पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये हर क्वार्टर्स में पे किया जाता है, हर क्वार्टर में, हर त्रैमासिक में। कुल कितने त्रैमासिक होते हैं, कितने क्वार्टर्स होते हैं एक साल में? 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हर मतलब एक क्वार्टर 3-3 महीने का होता है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे पूरे साल भर में कितने महीने होते? 12 को डिवाइड करो तो 6 का आधा हो गया 3, मतलब हर क्वार्टर 3-3 महीने का होता है, ठीक है। तो जितना भी टैक्स बनता है, मान लो तुम्हारा टैक्स आया 20,000,
तो 20,000 रुपये को हम क्या करेंगे, सबसे पहली किस्त बनेगी 15 जून को। 15 जून को कितना परसेंट देना पड़ेगा, 20,000 का 15% आ जाएगा 3,000। 3,000 रुपये तुम्हें 15 जून को पे करना पड़ेगा। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट रहती है, अब 3 महीना जोड़ लो, 15 जून के बाद 3 महीना मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर, अगले 3 महीने। अगले 3 महीने की डेट क्या आएगी, 15 सितंबर लिखिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट। 15 सितंबर तक 45% देना पड़ता है। पैंतालीस नहीं, 30% करो, 30%। 45% काट दो, 45 15 जाए तो 30 बचे, 30% तक देना है। फिर अगला 3 महीना कब आएगा, सितंबर के बाद, बताइए। तीसरी इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट क्या आएगी, दिसंबर। 15 दिसंबर। हाँ, 15 दिसंबर लिखो। 15 दिसंबर को भी 30%। 15 दिसंबर। हो 15 दिसंबर को लिखो 30%, 30%। 15 मार्च। फिर चौथी किस्त आएगी 15 मार्च को, 25%। ठीक है, उस पर 25% देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गए अपने एडवांस टैक्स। इनकी डेट्स ध्यान रखना, और सबसे पहले अपन को एडवांस टैक्स की धारा ध्यान में रखना, सेक्शन 208, ठीक है, लगती है। और डेट रहेंगी 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। रेट रहेंगे 15%, फिर 30%, फिर 30% और फिर 25%। यदि इन सबको ऐड करो तो देखो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए एडवांस टैक्स यदि कोई पे नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है, मतलब उसको पेनाल्टी लगती है, ठीक है। तो ये पेनाल्टी की डेट पूछी जाती है अक्सर, ठीक है। तो एडवांस टैक्स यदि पे करने में लेट हो गए, डिले हो गए, तो उसके लिए मतलब पेनाल्टी लगती है। तो लिखें, अग्रिम कर चूक करने पर, अग्रिम कर चूक करने पर ब्याज नहीं, अग्रिम कर, एक मिनट, अग्रिम कर एडवांस टैक्स देने में चूक करने पर 1% ब्याज लगेगा। हाँ, उसकी सेक्शन देख रहे थे 234, लिख लीजिए 234। वैसे तो बी भी होता और कहीं कहीं सी भी होता, 234 B/C कर लो। उस पर ब्याज की जो दर रहती वो 1% रहती है। यदि मान लो किसी ने एडवांस टैक्स देने में लेट हो गया, पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून की जगह लेट हो गया, तो वो उसको 1% ब्याज के साथ जमा करना पड़ेगा, मतलब पेनाल्टी के साथ जमा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी सेक्शन बस ध्यान में रखना और परसेंटेज ध्यान रखना। अब आता है अपना रिटर्न फाइल करना, ITR। ITR मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न, लिख लीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। देखो, इनकम टैक्स अपन ने कैलकुलेशन कर लिया, तो क्या होता है कि इनकम टैक्स अपन को फाइल करना पड़ता, फाइल करना पड़ता मतलब जमा करना पड़ता है, ठीक है।
तो इन रिटर्न फाइल करना मतलब रिटर्न जो रहता है, जो फॉर्म रहता है उसको जमा करना, रिटर्न फाइल बोलते हैं। रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, हेडिंग डाल लीजिए आयकर रिटर्न। क्या? हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो सेक्शन रहेगा 139 यूज होता है, लिख लीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 139 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 139। अब देखो, इनकम टैक्स के कुछ फॉर्म्स चलते हैं रिटर्न वाले। अभी जैसे अपन ने देखा 16 फॉर्म काय के लिए रहता है नीलिमा मैडम? फॉर्म 16 किस लिए रहता है नीलिमा? सैलरी के लिए। और 16 भी काय के लिए रहता? संपत्ति। 16B और 16A जो वेतन के अलावा जो गैर वेतन वाले हैं। तो ऐसे ही ITR भी रहेगा। ये तो अपने TDS के लिए फॉर्म हो गए। अब ITR के कुल 7 फॉर्म होते हैं। ITR फर्स्ट, ITR सेकेंड, ITR थर्ड, इसको क्या क्या बोलते हैं? साइड हेडिंग डाल लीजिए ITR, इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट। ब्रैकेट में लिख लेना, इसको सहज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सहज, पूछा जाता। सहज सुगम किसको बोला जाता? सहज ITR फर्स्ट को बोला जाता, सुगम ITR 4 को बोला जाता है। ठीक है, ये दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ITR फर्स्ट जो रहता है वो कौन भर सकता है? तो डैश करके लिखें, जिसकी केवल वेतन से आय 50 लाख से कम हो। जिसकी वेतन से आय, केवल वेतन से आय, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, ओनली देयर इज इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो वो क्या भरेगा? जैसे अपनी आय केवल वेतन से बस हो रही है मान लो, तो हमें ITR फर्स्ट भरना पड़ेगा, जिसका सहज नाम होता है। फिर लिखो ITR 2। ITR 2, ITR 2 में क्या करते हैं? सारी इनकम्स आ जाती हैं। इनकम के 5 हेड होते हैं कि नहीं? लेकिन इसमें बिजनेस को छोड़ के बाकी शेष आयों के लिए ITR 2 यूज करते हैं। मान लो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुई, कैपिटल गेन हुआ, तो ITR 2 भरेंगे। तो लिखें ITR 2 बिजनेस, व्यवसाय की आय को छोड़कर शेष आयों के लिए, एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर ऑल इनकम्स, मतलब बाकी और आय के लिए ITR 2 भरेंगे। बाकी और कौन कौन सी आय बची बताइए ज्योति मैडम, थोड़ा सोच समझ के बताना। हाउस प्रॉपर्टी और पूंजी से आए, हाँ, अन्य साधनों से आए, बस ठीक है, क्योंकि सैलरी वाला तो ऊपर चला गया है ना। और मान लो सैलरी भी होगी, सैलरी भी हाउस प्रॉपर्टी, तो फिर भी यहीं पर आएगा। केवल जिसकी सैलरी बस हो तो वो ITR फर्स्ट भरेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब लिखें ITR थर्ड, व्यवसाय से आय। यदि जिसकी व्यवसाय से आय है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से आय है, तो वो ITR थर्ड भरेगा। सर एक बार रिपीट कीजिए।
ITR थर्ड जो रहेगा वो बिजनेस एंड प्रोफेशन वाली इनकम वाले व्यक्ति भरेंगे, मतलब जिनकी व्यवसाय पेशे से आय हो वो ITR थर्ड भरते हैं। फिर ITR फोर को बोलते हैं सुगम। दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ITR 4 को सुगम बोला जाता है। ये कुछ स्पेशल बिजनेस के लिए रहता है। स्पेशल बिजनेस मतलब जैसे अंडर सेक्शन 44 AD 44 AD काय के लिए रहता है, बताओ रैदास सर। 44 AD और 44 AE 44 AD काय के लिए और 44 AE किसके लिए? हो महिमा मैडम 44 AD काय के लिए अपन ने पढ़ा है। क्या 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 एक बार फिर से। ऐसे व्यापारी जिनकी आय 2 करोड़ से अधिक नहीं होती और वो लेके नहीं रखते तब। एक चीज और मिस हो रही है जो महत्वपूर्ण है, जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर हो, मतलब ठेकेदारी वाली व्यवसाय यदि हो किसी का, ठीक है, और 2 करोड़ तो बात की बात है, ठेकेदार वाला यदि आय हो तो वो 44 AD कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। 44 AD लिखा है मतलब कॉन्ट्रैक्टर, 44 AE लिखा है मतलब ट्रांसपोर्टर, ठीक है। मान लो ये कोई भी बिजनेस वाले रहें 44 AD या 44 AE, तो ये ITR 4 भरते हैं। ध्यान रखिएगा, ITR 4 का दूसरा नाम है सुगम। ITR फर्स्ट का दूसरा नाम क्या था? सहज। सहज ITR फर्स्ट का और सुगम ITR 4 का रहता है। ठेकेदारी व्यवसाय हाँ 44 डबल A नहीं AD 44 और एक और कौन सा बताया? 44 AE जो रहता वो ट्रांसपोर्टर के लिए, मतलब यातायात बिजनेस में यदि कोई लगे जिसकी ट्रैवलर का काम हो, ट्रैवलिंग का काम हो, ठीक है। अब ITR 5 जो रहता है वो साझेदारी फर्म के लिए हो, पार्टनरशिप फर्म हो या व्यक्तियों का समूह हो, व्यक्तियों का समूह मतलब पार्टनरशिप ही कहेंगे उसको। तो यदि कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उसको ITR 5 फाइल करना पड़ेगा। फिर आता है ITR 6। ITR 6 जो रहता वो कंपनीज के लिए रहता, कंपनी। और ITR 7 जो रहता है वो मतलब NGO मतलब बोलते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाने वाली संस्था, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गैर लाभकारी संस्थाएं जितनी भी रहती हैं वो ITR 7 भरती। मान लो कोई सरकारी स्कूल वाला है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो वो ITR 7 फाइल करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ITR के बारे में कहानी हो गई। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। ITR 6 काय के लिए रहता है? कंपनीज के लिए। ITR 7 काय के लिए रहता है? नॉन प्रॉफिट
एनजीओस के लिए रहता है। ठीक है, इस प्रकार से अपना इनकम टैक्स हो गया है। अब कल और एक क्लास और लेंगे हम, उसमें हम इनकम टैक्स के रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स के रेट कल अपन देखेंगे उसको, क्योंकि अब गला दर्द देने लगा, पढ़ा नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है।